अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। व्यूअर्स, पहले बात करते हैं थोड़ी सी सेहत के हवाले से। कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है। अगर हम सेहत की बात करें तो गर्मियों में सेहत का कैसे ख्याल रखना है और गर्मियों में ऐसी कौन कौन सी आपने न्यूट्रिशन खाना है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें खानी है जिससे आपके जिस्म में जो है वो ठंडक जो है वो मुहैया हो सके। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे दही। दही जो है हमने देखा है कि बरसगीर में एक बहुत इम्पॉर्टेंस रखता था क्योंकि खानों में शामिल किया जाता था और अक्सर लोग इसको अपनी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट के साथ साथ एक बेहतरीन जो समझते हैं, चाहे वो दिन में खाएं, चाहे वो दोपहर में खाएं, चाहे वो रात में खाएं। तो दही जो है हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें न्यूट्रिशन वैल्यू की, ब्लड शुगर की, इन्फ्लेमेशन की, स्किन हेल्थ की या वेट लॉस की। तो आज हम जानेंगे कि जो दही है वो कितनी अफादियत रखता है, दही है हमारी ज़िंदगियों में क्या असर डालता है, अगर हम हड्डियों के हवाले से बात करें, आंतों के हवाले से बात करें, और हर मौसम में क्या ये खाया जा सकता है कि इसका एक स्पेशल एक मौसम होता है, कोई स्पेशल एक आवर्स होते हैं या स्पेशल एक सर्टेन अमाउंट से खाना चाहिए। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दही आपने कब कब खाना है, कैसे कैसे खाना है और अपनी ज़िंदगियों में कैसे शामिल करना है। और इसके अलावा कोई एज, सर्टेन एज ग्रुप है, बच्चों के लिए कितना मुफीद है और क्या बूढ़े जो लोग हजरात हैं वो खा सकते हैं, जवान कितना खा सकते हैं, और बच्चों के लिए क्या ये कैल्शियम का एक बेसिक ज़रिया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट जिनको आपने पहले भी इन शोज़ में देखा है और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको तरकीब भी देती हैं और बताती भी हैं कि किस किस क्वांटिटी में आपको डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं वेलकम करती हूँ हमाला खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हमाला, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, हमाला योगर्ट जिसको दही कहते हैं, जो कि कहते हैं ना कि गांव, शहर, हर घर, दुनिया के हर कोने में पाया जाता है और खाया भी जाता है। सबसे मुझे पहले बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बिल्कुल ही ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना फैक्टर है। और इसको दही को हम स्पेसिफिकली मैं बता दूं कि हम सुपर फूड कंसीडर करते हैं, एक ऐसा फूड जो कि हमें बहुत ज़्यादा अफादियत प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ऐसी चीज़ को अगर इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं तो वो हमें इस तरह के हैरानकुन फ़वाइद दे रहा होता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दही के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फीमेल्स जो एज के 40-50s के हिस्से में जाकर जब उनके घुटनों में, हड्डियों में दर्द रहता है, दही का इस्तेमाल उनकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है क्योंकि इससे अल्टीमेटली उनके जॉइंट्स जो हैं वो प्रिवेंट हो रहे होते हैं और उनको दर्द की कमी महसूस हो रही होती है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो दही के अंदर हमारे पास कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तीनों चीज़ें मौजूद हैं, वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट शिकार रहते हैं, उनका ब्लड जो है वो थ्रू आउट बॉडी में फ्लो नहीं कर रहा होता, नर्व्स जो होती हैं वो ख़राब हो रही होती हैं, अगर वो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन बहुत अच्छे से रहेगा। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो शुगर वाले मरीज़ जो होते हैं उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस रखता है, उनको रेगुलेट रखता है, वो एकदम से उनको बढ़ने नहीं देता। तो अगर शुगर वाले मरीज़ इसको खाने के साथ 1 कप या हाफ कप दही का इस्तेमाल करें तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मुझे ये बताइएगा कि हमेशा से एक मिथ है कि बस छोटी उम्र में दूध दही दिया करें, इसके बाद देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटी उम्र में जो ग़िज़ा खिलाई जाती है वो ही फ़ायदा देती है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसे मिथ नहीं है। आपको थ्रू आउट लाइफ आप जो चीज़ कंज्यूम करें आपको उसकी उतनी अफादियत मिल रही है। आप देखेंगे आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सुपर फूड्स को छोड़ के सप्लीमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गए। बिल्कुल ऐसा ही तो है। अगर आप उन्हीं सुपर फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, थ्रू आउट योर लाइफ कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, कितनी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही ना, मैं यहाँ पे ऐड ऑन करती चलूँ, बच्चे जब छोटे होते हैं तो माएँ उनको दही का इस्तेमाल नहीं करवाती हैं। बच्चे थोड़ा सा एवर्जन दे रहे होते हैं, वो दही का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रहे होते। बच्चे बहुत ज़्यादा, बच्चों की माएँ शिकायत करती हैं कि कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, हर टाइम कब्ज का मसला रहता है, जिसकी वजह से वो क्लास में सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। उनका माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है, स्लो हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। अगर वही माएँ इनको दही का इस्तेमाल करवाएं तो दही के अंदर ऐसे प्रोबायोटिक्स, ऐसे गुड बैक्टीरिया शामिल हैं जो कि बच्चों की कब्ज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा होता है कि वो उनको कॉन्स्टिपेशन से भी बच जाते हैं, अपने स्कूल में भी अच्छा
परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक्टिवली मूवमेंट जो है वो भी रेगुलेट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। इसी के साथ साथ अगर बड़ों में देखा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं हमें तो पता नहीं कब से कॉन्स्टिपेशन है, हम तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उनके लिए भी दही एक बहुत अच्छी चीज है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अगर वो डेली लाइफ में अपनी दही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे गट के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी बैक्टीरिया। तो जब किसी ज्यादा दवाई खाने की वजह से, बहुत ज्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिस करने की वजह से अनहेल्दी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, तो दही क्या करता है, गुड बैक्टीरिया का सोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी गट में जब जाते हैं तो बोवल मूवमेंट्स ठीक कर रहे होते हैं, पेरिस्टाल्सिस ठीक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो रही है। तो कब्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दही का इस्तेमाल करें। आपने बताया कब्ज के लिए बहुत बेहतर है कि दही इस्तेमाल किया जाए, मगर कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बिल्कुल कोशिश करें कि सुबह नाश्ते के वक्त इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, ये मैं दही का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं करूंगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्नैकिंग में दही का इस्तेमाल किसी ना किसी फॉर्म में कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग सुबह इसको नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल नाश्ते में खाना पसंद कर रहे होते हैं, लंच में खाना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, दही को खाने के ना आपके उस तरह के इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप दही की स्मूदीज बनाकर इस्तेमाल करें, किसी और चीज में इस्तेमाल करें, तो आपके वेट गेन में हेल्प करेगा। अगर आप दही को एज अ स्नैक या एज अ मील इस्तेमाल करें तो आपके वेट लूज में हेल्प करेगा। तो दही जो है वो अपने नेचर के लिहाज से आपको उस तरह की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको रात के टाइम मत खाएं, आप इसको दिन के टाइम मत खाएं, दोपहर के टाइम मत खाएं। दही का 1 बाउल लें सुबह के टाइम, उसके अंदर आप किसी भी किस्म का फ्रूट ऐड ऑन कर लें। अगर आप शुगर के मरीज नहीं है तो बेरीज ऐड ऑन कर लें, एप्पल ऐड ऑन कर लें, आप उसको कंज्यूम करें। आपको फाइबर की भी अच्छी अमाउंट मिलेगी, प्रोबायोटिक्स भी मिल जाएंगे। इससे आपकी गट हेल्थ के साथ साथ दही जो है वो हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। आपको पता है कि हमारी स्किन के बहुत ज्यादा ऐसे मसाइल रहते हैं जो कि लड़कियों को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, तो दही चाहे मुंह पे लगाएं, चाहे उसको खाएं, चाहे सर पे लगाएं, वो आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो मुंह पे भी लगाएं, उससे ज्यादा फायदा होता है। ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ अफराद को बलगम का इशू होता है, कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए दही, क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो कोशिश करें कि वो अपने मौलिद से मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकली डिफरेंट हो रही होती है। तो अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें कि ये इशू है किस वजह से। अगर तो ये ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने की वजह से है तो वो उसको अवॉइड करें, अगर नहीं है, किसी और तरह का एलर्जन है, तो वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, ये ना इसमें एक बात मैं ऐड ऑन करती चलूँ कि जैसे हमने शुगर के मरीजों की बात की, हमने ब्लड प्रेशर के मरीजों की बात की, कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर वो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनका वेट भी लूज हो रहा होगा, अगर वो इसको सही टाइम पर ले रहे होंगे, और इसी के साथ साथ उनके कोलेस्ट्रॉल भी आप देखेंगे बहुत हद तक लोअर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपने इंट्रो में बात की कि ठंड की जो हमें बड़ी जरूरत महसूस हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं, फीमेल स्पेसिफिकली शिकायत करते हैं कि हमें गैस रहती है, हर टाइम इंडाइजेशन का मसला रहता है, हम तो खाना खाते हैं तो लगता है यहीं फंस गए, इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा। इस तरह के इश्यूज बहुत कॉमन है। तो उसके लिए अगर आप दही का इस्तेमाल करें या दही के अंदर मिंट डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप पुदीना डाल के उसको इस्तेमाल करें किसी भी खाने के साथ, आप मिंट का हाफ बाउल रायता ले रहे हैं तो आप बिल्कुल चटनी बना के मिंट की आप चटनी बनाएं, उसको दही में ऐड ऑन करें, और अगर आप वो इस्तेमाल करें तो आपको कूलिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रहा होता है और आपको गर्ड में और आपकी इंडाइजेशन में बहुत हद तक मदद कर रहा होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर लोग लस्सी पीते हैं, दही की मीठी लस्सी पीते हैं, नमकीन लस्सी पीते हैं, तो पी के वो सो जाते हैं। ये क्या इसमें क्या कोई अफादियत है या कोई कहते हैं ना कि रिफ्रेशर है, कूलिंग इफेक्ट है, या कोई वाकई आपको न्यूट्रलाइज करता है आपकी नींद को? अच्छा, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि लस्सी के साथ एक स्पेसिफिकली मिथ सेट हुई हुई है। अगर आप मीठी लस्सी पीते हैं तो नींद आने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि शुगर जो आपकी इनटेक होती है वो आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देती है। अगेन इसमें पहले ये बात करती चलूँ कि मीठी लस्सी का इस्तेमाल शुगर के मरीज ना करें, वो अपने मॉलिज की रिकमेंडेशन के मुताबिक करें, बल्कि चीनी जिस भी चीज़ में ऐड ऑन है वो उसका इस्तेमाल थोड़ी एहतियात से करें। नमकीन लस्सी इज़ गुड, बट अगेन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल अपने मॉलिज के मशवरे से करें। बाकी नॉर्मल पेशेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर वो मीठी लस्सी या नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें तो वो बहुत अफादियत की हामिल है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो दही खाना पसंद नहीं कर रहे होते, दूध पीना पसंद नहीं कर रहे होते, तो वो इसको अगर किसी और फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो वो इसका इस्तेमाल तो फ्लेवर्स भी बहुत आगे में, बिल्कुल, लेकिन फ्लेवर्स ऐड ऑन करने के बाद कैलोरीज का अकाउंट भी जो है वो उतना ही बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें कि नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी जिस तरह से भी इस्तेमाल करें, नींद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्पेसिफिकली मिथ है। हाँ, शुगर लेने से वैसे ही आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, इनएक्टिवनेस आ जाती है, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं फैक्टर एसोसिएट हो नींद के साथ, वरना लस्सी का नींद से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हमारा बिल्कुल आप हमारे साथ हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए। प्रोबायोटिक दही जो होता है उसमें ग्रीक योगर्ट होता है उसमें, और एक नॉर्मल योगर्ट है उसमें क्या फ़र्क है? इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है?
अच्छा, बिल्कुल, तीनों चीज़ें अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदियत की हामिल हैं। तीनों चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। नॉर्मल योगर्ट हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गया, और तीसरा आपने कौन सा बोला? प्रोबायोटिक। योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। अगर आप एक नेचुरल दही ले रहे हैं तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी नेचर की तरफ से एडेड होते हैं। जैसे हमने बात की कि वो हमारे लिए गिफ्ट होते हैं, तो प्रोबायोटिक और जो नॉर्मल दही है या ग्रीक योगर्ट है उन सब के अंदर मौजूद हैं। तो वो लोग जिनको डाइजेशन का इशू है तो इसमें से कोई दही भी इस्तेमाल कर लें, वो उसका कोई नुकसान नहीं है। ग्रीक योगर्ट का थोड़ा सा डाइट रिलेटेड कंसर्न ये आता है कि बहुत सारे लोग उसको डाइट रिलेटेड चीज़ों से यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं, वेगन डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं, इस तरह की डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन अगेन इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। जैसे फ्लेवर्स आ गए हैं डिफरेंट चीज़ों के, वैसे डिफरेंट चीज़ों की फॉर्म्स भी आ गई हैं। तो आप कोई भी दही इस्तेमाल करें उसके अंदर हर किस्म का न्यूट्रिएंट ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अगेन अगर आप फ्रेश दही इस्तेमाल करें, नेचुरल सोर्सेज से आने वाला इस्तेमाल करें, प्रोसेस नहीं है, ज़्यादा देर फ्रोजन नहीं है, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज जितनी कम चीज़ फ्रोजन होगी, जितने कम केमिकल्स उसमें एडेड होंगे, वो अल्टीमेटली आपकी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो हमारा नॉर्मल दही हमारी दुकानों पे मौजूद है या बाज़ारों में अवेलेबल है, या जो माएँ घर पर बना रही होती हैं स्पेसिफिकली दूध से जो झाग लगा के जो दही बन रही होती है, वो वाला जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी दही का इस्तेमाल करें, वही आपको अच्छी फायदे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दही को किन किन ग़िज़ाओं के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी मिथ है कि मछली के साथ मत खाएं, आम के साथ ना खाएं, या तुर्श फल जो होता है सिट्रिक फूड्स के साथ ना लें, क्या ऐसा है? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं, हमारे फूड कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम दही का इस्तेमाल उन चीज़ों के साथ करें तो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा होता है। जैसे कि कहा जाता है कि सुबह के टाइम हम अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा होता है, क्योंकि दही अंडे के अंदर हमारे पास आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, उसके अंदर हमारे पास कैल्शियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। या लोग चाय के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है या आयरन जो होता है वो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। तो ये वाले कुछ फूड कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनमें कोशिश की जाए कि उसको अपार्ट रखकर इस्तेमाल किया जाए, 1 घंटे के बाद इस्तेमाल किया जाए। विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सिट्रस फ्रूट्स में। अगर उसके साथ आप आयरन की कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कैल्शियम की कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो वो आपने एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस देखकर उसको 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ों के जो फूड कॉम्बिनेशन, मछली के साथ दही का इस्तेमाल किया जा रहा होता है बिकॉज ऑब्वियसली प्रोटीन है उसके अंदर भी और दही के अंदर भी प्रोटीन है, तो वो एक अच्छा सोर्स है। लेकिन अगेन ज़्यादा इस्तेमाल करना या मिंट के बगैर उसको इस्तेमाल करना तो आपको कूलिंग प्रॉपर्टीज नहीं दे रहा था। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ मैं ऐड ऑन करती जाऊँ कि जीरे का रायता जो होता है या मिंट का रायता जो होता है, अगर आपने कूलिंग प्रॉपर्टीज लेनी है, आपने डाइजेशन में मदद करवानी है, तो कोशिश करें कि मिंट का रायता इस्तेमाल करें, जीरे का ना करें, क्योंकि मिंट के अंदर वो प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं जो अल्टीमेटली आपको फायदे प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कॉम्बिनेशंस को देख कर 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद में उसका इस्तेमाल करें तो वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। बाकी अगेन हम इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बालों के लिए बताती चलूँ, बालों मैं आने लगी थी कि भाई बालों के लिए क्या आप प्रेफर करती हैं या आप एडवाइस करती हैं, मास्क किस तरह के बनाने चाहिए? देखिए, दही के अंदर हमारे पास एक ह्यूज क्वांटिटी में प्रोटीन शामिल है और हमारी बालों के लिए प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो वीक में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा अपने बालों में आप डायरेक्ट भी दही अप्लाई करें किसी और चीज़ के बगैर भी, तो वो अल्टीमेटली आपके बालों को प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रहा होता है। और हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन्स थ्रू आउट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जैसे मैंने शुरू में बात की, दही या तो खाएं या मुँह पे लगाएं, वो एक ही अफादियत रखती है। तो कोशिश करें कि अगर आप बालों के लिए दही का इस्तेमाल खा कर रहे हैं या लगा कर रहे हैं तो वो भी अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छा 1 स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। प्रोटीन्स होंगे, आपके बाल थोड़े थिक हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, जिनको हेयर फॉल का मसला रहता है वो कम हो जाएगा। बॉडी के अंदर भी सेल डिस्टोर्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, सेल बार बार डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं हमारे, तो उसके लिए भी अगर आप प्रोटीन्स ले रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपकी सेहत को फ़ायदा दे रहे होते हैं। अच्छा, हमारा ये बताइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि हम लोग भी नॉर्मली घर में हम फ्रिज में दही रख लेते हैं, फिर 2-2 दिन 3-3 दिन उसको इस्तेमाल करते हैं और वो हम नॉर्मली ग्रेवीज में डलवाते हैं जब हम खाना बना रहे होते हैं। तो क्या वो ठीक है? कितनी देर स्टोरेज होनी चाहिए दही की? ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपने उसको स्टोर किस फॉर्म में किया हुआ है। अगर आप उसको फ्रोजन फॉर्म में स्टोर करके उसका यूजेज कर रहे हैं तो ग्रेवीज में कोई इशू नहीं है एज सच, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वो कुकिंग प्रोसेस में चला जाता है। कुकिंग प्रोसेस के बाद उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और वो अल्टीमेटली आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता। हाँ, अगर आपने फ्रेशनेस के लिए यूज़ करनी है, सुबह सुबह खानी है, तो कोशिश करें कि फ्रोजन योगर्ट ना हो, वो आप फ्रेश योगर्ट ही मंगवाएं, क्योंकि जो फ्रेशनेस का टेस्ट होता है, जो फ्रेश चीज़ों का
टेस्ट होता है वो अल्टीमेटली आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो कोशिश करें कि उसको फ्रेश ही मंगवाएं और फ्रेश ही कंज्यूम करें। हाँ, ग्रेवीज में यूज़ करना है या कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो आप फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं और कोशिश करें 3 से 4 दिन इसको स्टोर करें, उसके बाद आप अपना दही जो है वो चेंज कर लें। अच्छा, मुझे बताएं कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या कर रहे हैं या इस प्लान कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे रिकमेंड करती हैं? कितने पोर्शन में उनको दही खाना चाहिए, कब कब खाना चाहिए? बिल्कुल हिना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ऐसे है कि मैंने आपको बताया कि दही जो है वो अपनी नेचर के लिहाज से आपको फायदियत प्रोवाइड कर रहा होता है। अब वेट लूज वाले पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो दही या तो सुबह नाश्ते में एक बाउल, मैंने जैसे बताया कि अपने किसी भी नाश्ते के साथ अगर दलिया के साथ ले लें, दलिया डाल लें, बिल्कुल ऐसी है, दलिया डाल लें या सादा आप उसको खाना चाह रहे हैं सादा कंज्यूम कर लें, वरना आप उसको दोपहर के खाने के साथ अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं या रात के खाने के साथ। बहुत सारे लोग रात के खाने में उसको प्रेफर नहीं करते कि हमें गैस रहती है या नहीं दिल कर रहा है या जिस तरह के भी इशूज़ हैं, तो आप फिर इसको स्नैकिंग में इस्तेमाल कर लें। हमारे पास 2 स्लॉट्स होती हैं वेट लूज वाले पेशेंट्स के लिए स्नैकिंग की, 11 से 12 बजे की स्नैकिंग कर लें या 4 से 5 बजे की स्नैकिंग कर लें। स्नैकिंग में बहुत सारे लोगों का मीठा खाने का दिल भी कर रहा होता है। अब मीठे को हम कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप दही का बाउल लें, उसके अंदर आप 4 से 5 बेरीज डालें। बेरीज अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप एप्पल डालें, जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है। डाल सकते हैं, शुगर के मरीज नहीं, वेट लूज वाले पेशेंट्स एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऐड ऑन कर सकते हैं। उसमें बनाना या मैंगो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ऐड ऑन कर लें और आप उसको कंज्यूम कर लें। वो आपको इतनी मिठास भी दे रहा होगा, आपकी शुगर क्रेविंग्स भी पूरी हो रही होंगी और अल्टीमेटली वो आपको वेट लूज की तरफ भी लेकर जा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वेट गेन वाले पेशेंट्स क्या करें? वेट गेन वाले पेशेंट्स इसी दही का स्मूदी बना लें, उसके अंदर वही फ्रूट्स जो है वो ऐड ऑन कर लें, ब्लेंड कर लें उसको। जब वो इसको कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली इनको वेट गेन की तरफ लेकर जा रहा होगा। तो ये 2 प्रोसेसेस हैं वेट लूज के लिए और वेट गेन के लिए। सुबह निहार मुंह अगर खा रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदियत प्रोवाइड करी होगी, आपकी डाइजेशन में हेल्प करी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करी होगी, आपको डिफरेंट चीजों से बचा रही होगी। तो अल्टीमेटली हम इसको इस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। हमने वेट लूज वेट गेन की बात कर ली, ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले भी इसका जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगेन अपने मालिक से जरूर मशवरा लेते रहा करें कि हम इसको कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, क्योंकि हर पर्सन की क्वांटिटी वेरी करती है। वेट लूज वालों के लिए बात करूँ तो हाफ कप से 1 कप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। लो फैट ले रहे हैं या हाई फैट ले रहे हैं या टोटल फैट ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बहुत किस्म के जो योगर्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में। लो फैट ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी ऊपर मेंशन होती है, थोड़ी सी आप ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर फैट वाली ले रहे हैं तो उसको जरा बलाई उतार के थोड़ी सी आप उसको नॉर्मल क्वांटिटी में अगर कंज्यूम कर लें हाफ कप, तो आपकी सेहत ठीक है। हवाला अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं बच्चों के हवाले से, क्योंकि बच्चों के लिए ये खाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि बच्चे नहीं पसंद करते। जब वो मुंह में डाला जाता है तो वो कहते हैं कि उनको नहीं अच्छा लग रहा होता। उनको किस किस किस्म के फॉर्म में दिया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे है। बच्चे हैं, अगर स्पेसिफिकली मैंने बात की कि माएँ दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इस छोटी एज से ही बच्चे डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर छोटी ही एज में दही का इस्तेमाल किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों को करवाया जाए तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। या तो माएँ बहुत ज़्यादा फोर्स ईटिंग ना करवाएं बच्चों को, पहली बात तो बिल्कुल उनके पीछे ना भागे, उनके सामने चीज़ रख दें। वो अल्टीमेटली जब उसको डिस्कवर करते हैं तो उनको उनका टेस्ट कहीं ना कहीं अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन अगेन आपको लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं इस्तेमाल करा तो उसको किसी ना किसी हिडन फॉर्म में खिला दें, किसी तरह से उसके अंदर कोई फ्रूट ऐड ऑन करके उनको खिला दें, कोई मेवे ऐड ऑन करके उनको खिला दें, कोई ब्लेंड करके उनको किसी किस्म का स्मूदी बनाकर उनको पिला दें। कोशिश करें कि उसमें शुगर की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ऐड ऑन ना करें, बहुत कम रखें उसके अंदर। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल्क शेक्स बनाकर आप उसको, जो स्मूदीज और मिल्क शेक्स बनाकर आप किसी ना किसी फॉर्म में उनको इस्तेमाल करा दें, या कोशिश करें कि वो दूध की फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि दही जो है वो एक दूध का ही अल्टरनेट है। बहुत सारे लोग जो दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसी वजह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो दूध नहीं पिया जा रहा हमसे, तो हम दही इस्तेमाल कर लेते हैं। सो इन सारी चीज़ों में ज़रूरी यही है कि आप जिस भी फॉर्म में उसको इस्तेमाल करें वो अल्टीमेटली आप देखकर इस्तेमाल करें कि आपको कौन सी फॉर्म पसंद आ रही है। स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ज़रूरी है कि माएँ रोटी के साथ लगाकर सुबह अगर उनको ये आदत डाल दें कि वो नाश्ते में दही और रोटी खाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। थैंक यू सो मच माला खान आपके आने का और हमें कहते हैं ना कि बहुत किस्म की चीज़ों के बारे में एडवाइस करने का। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि योगर्ट के कितने फ़ायदे हैं, अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो लोग ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं उनको किन किन की मिकदार में लेना चाहिए ये भी आपको बताया। तो छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान।
नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हम बात करेंगे लाइंस ऑफ पाकिस्तान की, ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है। ना सिर्फ अंजाम दिया बल्कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाले मार्शल आर्ट्स जो कि मालिक राशिद नसीम ने एक बार दुनिया को फिर हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड्स बनाने का मुनफरिद एजाज़ जो है वो अपने नाम कर लिया है। और अगर हम थोड़े से उनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो उन्होंने वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉक्सिंग पंच जो है वो एक्सपर्ट के तौर पर वो जाने जा रहे हैं, जहां उन्होंने 386 बॉक्सिंग पंचेस 1 मिनट में लगाकर इंग्लैंड के जो जोशो अल्बेला को ज़ेर किया। जोशो अल्बेला ने इससे पहले 1 मिनट में 376 पंचेस लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया था। तो इस रिकॉर्ड के मालिक जो हैं वो ये रिकॉर्ड उन्होंने कैसे बनाया, क्या मोटिवेशन थी इस रिकॉर्ड के पीछे, और ये पंचेस और बॉक्सिंग में क्या फ़र्क है, हमने सोचा कि हम अपने नाज़रीन को क्यों ना इस चीज़ से आगाह करें और बताएं कि जो उनका नाम जो लाइंस ऑफ पाकिस्तान में सर फेहरिस्त है, तो उसके पीछे कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जिन्होंने उनको मजबूर किया कि वो ये टाइटल अपने नाम करें। तो हमारे साथ जो वीडियो लिंक पे मौजूद हैं इस वक्त वो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉक्सिंग पंच एक्सपर्ट राशिद साहब इस वक्त मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये रिकॉर्ड अपने नाम करने की और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इनफरादी तौर पे बना चुका हूँ, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के मुताबिक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक भी जो है वो पूरी दुनिया में जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मार्शल आर्ट कैटेगरी के जो आलमी रिकॉर्ड है वो इस वक्त मेरे पास है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर भी जो है वो इनफरादी तौर पर सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा कारनामा है कि आपका नाम जो है वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ रहा है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राशिद नसीम साहब कि इंग्लैंड के जो जोशो अल्बेला का जो रिकॉर्ड आपने तोड़ा, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? देखिए जी, मुश्किल तरीन रिकॉर्ड्स जो है वो बनाना हमेशा से मेरा जो है वो शौक रहा है, और जब मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली तौर पर जो है वो इन साहब को जो है जिनका ताल्लुक बरतानिया से है, इनको दुनिया का फास्टेस्ट पंच एक्सपर्ट करार दिया, तो मैंने इस रिकॉर्ड को जो है वो पाकिस्तान के नाम करने का सोचा और भरपूर मेहनत की, भरपूर ट्रेनिंग की, और अल्लाह ताला के करम से आज जो है वो दुनिया का जो फास्टेस्ट बॉक्सिंग पंच का जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के नाम हुआ। और लाजमी सी बात है, बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि दुनिया का फास्टेस्ट बॉक्सिंग पंच का एजाज जो है वो पाकिस्तान को दिलवाने में कामयाब हुआ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे बताएं ये शौक कब से आपका डेवलप हुआ, इस स्पोर्ट में आप कब आए, कब से आपने सोचा कि आप जो है पंचिंग एक्सपर्ट जो है वो बनेंगे? देखिए जी, मैं तकरीबन मार्शल आर्ट्स जो है वो 30 साल से जो है वो कर रहा हूँ, और पहला जो आलमी रिकॉर्ड था वो मैंने 2013 में बनाया था, और 2012 के बाद से जो है वो मुसलसल जो है वो आलमी रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ। और मार्शल आर्ट की जितनी भी कैटेगरीज हैं, जिसमें ननचक्स कैटेगरी के सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, पंचेस कैटेगरी के इस वक्त जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने 1 घंटे में 32,000 से ज्यादा पंचेस जो है वो किए हैं, और वो रिकॉर्ड भी जो है पाकिस्तान के नाम है। इसके अलावा 24,000 पंचेस जो है वो मैंने 1 घंटे में हाथों में वजन पकड़ कर किए हुए हैं। इसी तरह और भी दूसरे 1 मिनट के और 3 मिनट्स की कैटेगरी के जो पंचेस के रिकॉर्ड है वो भी मैंने पाकिस्तान के नाम किया। अगर मार्शल आर्ट के नी स्ट्राइक की बात की जाए, एल्बो स्ट्राइक्स की बात की जाए, स्ट्रेचिंग के रिकॉर्ड्स की बात की जाए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हर उस कैटेगरी को फोकस किया हुआ है जो कि मार्शल आर्ट से ताल्लुक रखती है। और मार्शल आर्ट में अगर कोई भी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड देखता हूँ, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको पाकिस्तान के नाम करूँ। बल्कि वो जो आपका एक वीडियो आई थी जिसमें आपने एक हाथ में अंडा पकड़ा हुआ है और 207 आई थिंक पंचेस आपने, उसका भी रिकॉर्ड आपके पास ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, बिल्कुल। फुल एक्सटेंशन पंचेस के जो है वो ये मेरा तीसरा रिकॉर्ड है इस कैटेगरी के अंदर। एक रिकॉर्ड मैंने अभी हाथ में अंडा पकड़ के जो आपने जिक्र किया 207 पंचेस मैंने जो है वो किए थे, और इसके अलावा जो है वो हाथों में 1 किलो वजन पकड़ के 1 हैंड के साथ जो है फुल एक्सटेंशन पंचेस का जो आलमी रिकॉर्ड है वो भी इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। लेकिन ये वाला जो रिकॉर्ड अभी अप्रूव हुआ है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है मेरे लिए, और ये वन ऑफ दी मतलब डिफिकल्ट रिकॉर्ड था मेरी लाइफ
का मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स, बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस मुझे इसके लिए करनी पड़ी है। और लाजमी सी बात है कि जिस मार्शल आर्ट मास्टर ने ये रिकॉर्ड बनाया है वो जो है वो सिर्फ 23 इयर्स ओल्ड है और बहुत ही ज़्यादा फिट लगते हैं देखने में। और मेरी जो एज है इस वक्त वो 45 हो चुकी है और 45 एज के अंदर जो है वो इस रिकॉर्ड को एज ए चैलेंज के तौर पर लेना और इसको रिकॉर्ड को अचीव करना, मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी की एक बेहतरीन कामयाबी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं कि अगर जब भी ये रिकॉर्ड्स बनते हैं, आपकी एक्सरसाइज कैसे होती है, कौन सी न्यूट्रिशन, कौन सी डाइट आप कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी आपकी एकेडमी के बारे में भी। देखिए, मैं अपने जो डाइट प्लान होता है उसको तो बहुत ही सिंपल रखता हूँ। 2 टाइम जो है वो मैं ट्रेनिंग करता हूँ और 2 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ और डाइट को बड़ा सिंपल रखता हूँ। ज़्यादातर जो है ना बॉयल चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं और गंदम जो है वो खाए हुए जो है ना हमें तकरीबन 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं और जो है ना हम गंदम से थोड़ा सा दूर रहते हैं, मीठी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जी हाँ, प्रोटीन थोड़ी सी ज्यादा इंटेक करनी पड़ती है, तो एक बैलेंस डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और लाजमी बात है उसमें मेरी फैमिली जो है वो मेरी काफ़ी हेल्प करती है और यकीनन अगर फैमिली जो है इसमें हेल्प ना करे तो मेरे ख्याल में डाइट जो है जितनी आपकी प्रैक्टिस है उतनी ही समझ लें आपकी डाइट है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद फिर आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, उसके अलावा आप वेट ट्रेनिंग करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो एंगल्स के साथ जो है वो आपको देखना होता है कि आप कौन सा रिकॉर्ड अचीव करने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अचीव करते हैं। अच्छा, राशिद साहब मुझे बताइएगा कि आपने भारत, इंग्लैंड और चीन के रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। सबसे मुश्किल मुकाबला आपको किस ममालिक के साथ दरपेश आया? देखें, भारत 40 से ज्यादा आलमी रिकॉर्ड तोड़े। इसके अलावा चाइना के मैंने ननचक्कू का एक रिकॉर्ड था, वो मैंने अभी चाइना को मैंने तकरीबन 4 मरतबा जो है उनके अलग अलग जो मास्टर्स हैं उनको मैंने शिकस्त दी है। और मुश्किल तरीन अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो एक रिकॉर्ड मैंने बनाया था 5 kg वेट के साथ, दोनों लेग्स के ऊपर मेरी 5 kg वेट था और मैंने 1 घंटे के अंदर जो है वो 2175 कुछ किक्स जो है वो की थी। और उसके अलावा एक मेरा ग्रीन कोकोनट का रिकॉर्ड है, वो काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके अलावा मैंने पाकिस्तान को, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ इस वक्त जो पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल शोज हैं उनमें भी जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और पाकिस्तान से बाहर जो है मैंने अभी रिसेंटली जो है वो मैं इटली गया था, वहां पर मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया। और फिर एक टैलेंट शो हुआ था रोमानिया के अंदर, मैंने रोमानिया में भी जो है वो टैलेंट शो विन किया। उसके अलावा मैं इटली में सिर्फ 7 मरतबा जाकर जो है मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर जो है मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ। चाइना का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शो है वो भी मुझे बुला चुके हैं अपने मुल्क में, वहां पे जाके मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके अलावा फिर मैं कोरिया जा चुका हूँ, वहां पे जाके मैंने मार्शल आर्ट जो है वो टैलेंट शो का मुजाहरा किया है। जर्मनी के टीवी शोज में मैं जा चुका हूँ, सिंगापुर के मैंने टीवी शोज किए हैं। उसके अलावा फिर जापान से जो है एक मार्शल आर्ट टोक्यो टीवी की टीम जो है वो मेरे घर पर आकर मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। तो मैं समझता हूँ ये सब एजाजात जो है वो मेरे मुल्क के लिए है। और ये सबसे ज्यादा खुशी जो हुई है वो ये हुई है कि आपने भारत का भी जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ा है। और कहते हैं ना कि हमने भारत को तो वैसे ही जंग में नाको चने चबवाए थे, तो अब हमारे पास पंचिंग एक्सपर्ट भी आ गया जिन्होंने, अब भारत जो है वो सोच समझ के हमसे पंगा ले सकता है क्योंकि वी हैव अ पंचिंग एक्सपर्ट विद अस। जी बिल्कुल, देखें भारत को मैंने इससे पहले भी कभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी आलमी रिकॉर्ड में जो है वो आगे जाने नहीं दिया है। और ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारे जो भी रिकॉर्ड्स मैं भारत के देखता हूं और उनका ताल्लुक मार्शल आर्ट से होता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान के नाम जो उन रिकॉर्ड्स को करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह 40 मरतबा जो है वो मैं तकरीबन इस तरह जो है वो भारत को जो है वो शिकस्त दे चुका हूं। और बहुत सारे दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिकन मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, इंग्लैंड के बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैंने तोड़े। और फिर मैं यहाँ पे आपको एक और बात भी बता देता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो पूरी दुनिया की, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की मेरी वाहिद फैमिली है जिसमें मेरी वाइफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। अच्छा, बेटी है दुनिया की सबसे कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, माशाल्लाह 5 आलमी रिकॉर्ड बना चुकी है। उसके अलावा मेरा बेटा है जो कि दुनिया का सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट्स में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, 6 साल की उम्र में उसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया। अच्छा, उसके अलावा मेरे फादर है जो कि 73 साल पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के ओल्डेस्ट पर्सन है जिन्होंने मार्शल आर्ट कैटेगरी के अंदर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया हुआ है। तो मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा घर, मेरी पूरी जो है मेरे स्टूडेंट हैं, 17 स्टूडेंट हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो हम बहुत ज्यादा पूरी फैमिली लेगेसी लेके चल रहे हैं भाई, इसका मतलब है कि इट रन्स इन द फैमिली। थोड़ी सी अपनी एकेडमी के बारे में बताएं कि आपकी जो एकेडमी है मार्शल आर्ट्स की, उसमें कितने तुलबा हैं, आप क्या ट्रेन कर रहे हैं और क्या आपकी मोटिवेशन है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं?
देखिए जी, मार्शल आर्ट जो है मैं पिछले 2001 में मैंने जो है वो अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी। माशाल्लाह तकरीबन 25 साल हो गए मुझे मार्शल आर्ट सिखाते हुए अपनी एकेडमी के अंदर, ज़ाती एकेडमी के अंदर। और मेरी एकेडमी से अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत से नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर और मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने फुल बॉडी कॉन्टैक्ट में एशियन चैंपियनशिप खेली हुई है। उसके अलावा जो है मेरे जो 17 स्टूडेंट हैं जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। अच्छा। तो मेरी एकेडमी जो है वो, अगर मेरी एकेडमी के टोटल रिकॉर्ड्स को अगर आप बात करेंगे तो वो इस वक्त जो है वो 154 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम पाकिस्तान को हमारी एकेडमी दे चुकी है। और हम जो है वो बच्चों को जो है वो लाजमी सी बात है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। और आजकल का जो माशरा है, खुसूसी तौर पर जो गर्ल्स है, उनको हम चाहते हैं कि वो माशरे के अंदर जो है ना वो एक पॉजिटिव इमेज जो है उजागर किया जाए, उनको मार्शल आर्ट सिखाई जाए, ताकि जो है वो माशरे के अंदर जो है वो, मतलब आपको पता है कि आजकल जो है वो गर्ल्स के साथ जो है वो बाज़ दफा बदतमीजी की जाती है या कुछ ऐसा किया जाता है, तो गर्ल्स उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए अपना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो हर बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात ये कि देखिए, मार्शल आर्ट इसलिए भी सीखना जरूरी है कि अगर आप देखेंगे कि जो आज का जो बच्चा है वो अपना जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम गुजार देता है घर के अंदर। तो उसको जो है वो पढ़ाई के अलावा जो है वो ऐसी एक फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, जिससे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी, बेसिकली ये जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इंसान के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा करती है, बात करने की सलाहियत पैदा करती है। और कोई भी आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, उससे आपको कैसे जो है वो मुकाबला करना है, तो ये सब जो है वो मार्शल आर्ट जो है वो आपको सिखाती है। तो हमारी एकेडमी भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से जो है वो इन चीजों पे काम कर रही है। और यही वजह है कि माशाल्लाह मेरी क्लब से जो है वो 2 लड़कियां भी हैं जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। एक मेरी स्टूडेंट, एक लड़की थी, और एक मेरी बेटी है जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी एकेडमी जो है वो किस जगह है, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो व्यूअर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? देखिए जी, मेरी जो एकेडमी है वो इस वक्त जो है वो कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी है, वहाँ पर वाक़या है। और मैं पिछले 25 साल से जो है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और अगर लोग चाहते हैं मुझसे रब्ता करने, तो लाजमी सी बात है कि मेरा मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से काफ़ी मेरे जो है वो फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, वो भी बना हुआ है। तो वहाँ पे भी वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारी जो एकेडमी है वो हर किसी के लिए जो है ओपन है, और कोई भी बच्चा यहाँ पर आना चाहता है, सीखना चाहता है, हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को जो है वो मार्शल आर्ट प्रोफेशनली तौर पर जो है वो सिखाएं। और अपनी इस कोशिश में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत अच्छे से मैं कामयाब हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी एकेडमी क्या ऑनलाइन है? क्योंकि जो लोग डिफरेंट शहरों में रहते हैं, आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। क्या कोई ऐसा काम या एकेडमीज आप मुख्तलिफ शहरों में आप शुरू करना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमारी ख्वाहिश यही है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो अपनी एकेडमीज बनाएं और लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। और हमारी एक एकेडमी है, वो इस वक्त लाहौर में भी काम कर रही है। और लेकिन वहाँ पर मेरे जो उस्ताद मोहतरम है वो होते हैं जो कि मार्शल आर्ट बच्चों को सिखाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो है वो मार्शल आर्ट में जो है वो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। और मुख्तलिफ जो है हम अपनी एकेडमी के अंदर जो है वो इसी तरह कैंप्स वगैरह भी लगाते हैं। और ऑनलाइन मार्शल आर्ट सीखने पे मैं कोई इतना खास यकीन तो नहीं रखता, लेकिन अगर कोई शख्स ऑनलाइन मार्शल आर्ट सीखना चाहता है तो यकीनन हम उसके लिए भी जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरा अपना कोई खास इतना ज़्यादा उस पर यकीन नहीं है कि आप ऑनलाइन रहते हुए जो है वो मार्शल आर्ट जो है वो अच्छे एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। मार्शल आर्ट सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी एकेडमी को बाकायदा जो आपके घर के नज़दीक है वो आप ज्वाइन करें और वहाँ पे जाके रेगुलर जाकर ट्रेनिंग करें। तो टीचर जो होता है वो आपकी सलाहियत के मुताबिक आपके टैलेंट को देखता है और बिल्कुल और आपको पॉलिश करता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं, आप अकेडमी इतने सालों से चला रहे हैं, तो कौन कौन से आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? क्योंकि ऑब्वियसली ये हर गेम सीखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत फोकस होता है इंसान, और बच्चे जो है ख़ासतौर पे बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं।
बिल्कुल देखें, चैलेंजेस इसी तरह के होते हैं। देखें, जब मैंने अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी स्टार्ट की थी तो लाजमी सी बात है कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट की किसी किस्म की जो है ना वो कोई भी मतलब हमारे पास ना तो फैसिलिटीज होती है और गवर्नमेंट जो है वो हमें किसी किस्म का सपोर्ट भी नहीं करती है। तो जो बच्चे आते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब घराने से हमारे पास आते हैं और फिर हमारी कोशिश होती है कि और इवन के कोविड से पहले तक तो मेरी एकेडमी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन फ्री ही थी और उसके अंदर हम कोई फीस भी नहीं लेते थे बच्चों से और तकरीबन कोई 17-18 साल मैंने मार्शल आर्ट की जो है वो खिदमत इसी तरह की कि किसी बच्चे ने फीस दी या नहीं दी तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और मैंने बहुत सारा टैलेंट जो है वो मार्शल आर्ट का जो है वो पाकिस्तान को दिया। और बेसिकली होता ये है कि जब हमारे पास पेरेंट आता है और बच्चे आते हैं तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। वो चाहते हैं कि हम 1 दिन में, 10 दिन में या 2 महीने में, 3 महीने के अंदर जो है वो नहीं, आप उनके लिए रोल मॉडल हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है। थैंक यू सो मच राशिद नसीम साहब, जिन्होंने हमें कराची से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया और उन्होंने वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉक्सिंग पंच एक्सपर्ट का जो टाइटल है अपने नाम किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। और उन्होंने अपने इंग्लैंड के जो एक हरीफ हैं, जो कोई रवायती हरीफ कहा जाता है, जोशो अल्बेला को ज़ेर किया। तो हमारी दुआएं ये हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो कहते हैं ना कि दुनिया में एक असर कायम करेगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक डिफरेंट सी आपको ख़बर देते हैं। वो ख़बर यह है कि फ़ुटबॉल जो है दुनिया की सबसे मकबूल खेलों में शुमार होता है, मगर क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि ये जो खेल है ये इंसान की जगह जो है वो रोबोट्स खेलेंगे? तो कितनी डिफरेंट सी न्यूज़ है कि रोबोट्स भी कभी खेल सकते हैं फ़ुटबॉल जैसी गेम। तो अब ये तसव्वुर नहीं है, अब ये हकीकत बन चुका है क्योंकि चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में पहली बार एक ऐसा फुटबॉल मैच जो है मुनक्किद हुआ है जिसमें दोनों टीमों के तमाम खिलाड़ी AI से लेस रोबोट्स थे। ये मैच दोनों टीमों के दरमियान हुआ, हर टीम में 3 रोबोट्स शामिल थे। तो कितनी डेवलपमेंटल न्यूज़ है कि जहां इंसान जो है वो इस हुनर को खेलता था, इस जज्बे के साथ खेलता था, मगर अब ये जो जगह है वो रोबोट्स ने ले ली है। टूसंगा यूनिवर्सिटी की टीम ने चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को शिकस्त दी, लेकिन इस मैच का असल मकसद जीत और हार नहीं था बल्कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाना था। तो वो रोबोट्स किसी इंसान के रिमोट कंट्रोल पर नहीं थे बल्कि मुकम्मल तौर पर AI के से लेस शुदा रोबोट्स थे। ये मैच दोनों टीमों के दरमियान में हुआ, हर टीम में 3 रोबोट शामिल थे। अच्छा, अब बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ रियल टाइम फैसले किए बल्कि गिरते ही खुद खड़े हो जाते थे। तो कितना ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है कि AI टेक्नोलॉजी भी कितनी वास्ट हो चुकी हुई है जहां रोबोट्स खुद ही गिरते हैं और खुद ही खड़े हो जाते हैं। तो ये भी इंसानों के लिए एक बहुत हैरानकुन बात है जहां इंसान जो है वो कहते हैं ना कि फिटनेस, जिम, तगोदो करता था, ट्रेनिंग करता था, मगर वहाँ रोबोट्स जो हैं वो अब मैच भी खेलने में पेश हैं। तो मुंतज़ीम के मुताबिक ये तजुर्बा इस बात की अक्कासी करता है कि अब रोबोट्स सिर्फ फैक्ट्रीज़ में या लेबर्स में या कहते हैं ना कि किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं होंगे या लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, बल्कि अब ज़िंदगी के हर शोबे में ये जो है ये रोबोट्स जो हैं ये ये पार्ट ऑफ द गेम होंगे। तो अब क्या रोबोट्स के दरमियान मैराथन रेस हो, बॉक्सिंग मैचेस हों जो कि आलमी सतह पर साइंसी बरतरी की अलामत तस्वर किए जाते हैं। तो ये मैच जो है दुनिया का पहला बैनुल-अक़वामी इवेंट था जिसमें रोबोट्स ने, वाकई जो खिलाड़ी थे वो रोबोट्स पर मुश्तमिल थे और रोबोट्स ने ना सिर्फ ये मैच का मुकाबला किया बल्कि दुनिया को एक हैरान कर दिया कि इंसानों से कम जो हैं अब रोबोट्स जो है वो किसी फील्ड में नहीं है। तो अब कहते हैं कि रोबोट सिर्फ मुस्तकबिल नहीं बल्कि अब हाल का हिस्सा बन चुके हैं। तो रोबोट्स को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना जो है अब कहते हैं हर इंसान का अब आगे जाके कहते हैं एक ज़रूरी अमल हो जाएगा, क्योंकि अब कहते हैं मुलाजमीन जो हैं वो भी रोबोट्स होंगे। तो ज़बरदस्त किस्म की खबर थी। हमने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूज़ का शेयर करें और उनको आगाह करें कि रोबोट्स ने अब बाकी इंसानों की जगह ले ली है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपको मिलवाएंगे जंगली हयात के हीरो से
वो हीरो क्या हैं? वो ऐसे हीरो हैं जो हर कितना के जानवर को हाथ से पकड़ लेते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और फिर बताते हैं कि ये जानवर जो है ये इंसानों के लिए ख़तरा है या नहीं है, और जानदार जो है वो जानवर से क्यों डरता है। तो आपने उनको उनके यूट्यूब चैनल्स पे देखा है, वो डिफरेंट किस्म की ना एक्नॉलेजमेंट करते हैं, वहाँ एजुकेट करते हैं लोगों को। और अगर हम सादा फहम ज़बान में बात करें तो वो ज़मीनी मुशाहिदे पर मबनी होता है, और घरेलू छिपकली से लेकर मगरमच्छ से लेकर उल्लू से लेकर मारखोर से लेकर उनकी सारी वीडियोस जो हैं उन्होंने यूट्यूब पे तहलका मचा दिया है। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं डॉक्टर वसीम अहमद खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ये बात कहना सही था कि आप जंगली हयात के हीरो हैं? नहीं, आपने कुछ ज़्यादा कह दिया है। ऐसा नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, बल्कि आपकी जो वीडियोस हैं, बल्कि मैंने भी, मुझे नहीं पता था कि आप इस शो में आ रहे हैं, मैं आपकी वीडियोस नॉर्मली देखी हुई हैं। अच्छा। क्योंकि मेरा एक बहुत कहते हैं ना कि वाबस्तगी है जानवरों से, जानदार से ज़्यादा जानवरों से। तो मुझे बताएं कि ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि आपने ऐसे अजीब व गरीब नायाब जानवरों को हाथ में लेके आप उनकी वीडियोस बना लेते हैं? असल में ना मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ज़ूलॉजी में है, एमफिल पीएचडी ज़ूलॉजी में है। तो ज़ूलॉजी का मतलब ही है कि इल्म हैवानियात, जानवरों का इल्म। तो जब जानवरों का इल्म हासिल किया तो मेरा शौक़ था इकोलॉजिकल सेक्टर पे, कि जानवरों का अपने माहौल के साथ, इंसानों के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक़, उसको स्टडी करना। तो अभी इसको तकरीबन 30 साल तो हो गया मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। तो इसमें जो मैं यूनिवर्सिटी में भी ख़ास तौर पे प्रेफर करता था कि ये वाला सब्जेक्ट जो है एनिमल डाइवर्सिटी ये पढ़ाया जाए, और ज़ूओजियोग्राफी यानी कि एनिमल की मुख्तलिफ़ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो सफ़र था, स्पेशली उड़ियाल की तलाश का जो सफ़र है, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये है कि देखें, मेरी जितने भी वीडियोज़ आपने देखी हैं या लोग देखते हैं, मैं एज ए कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, कंसल्टेंट बायोडाइवर्सिटी स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे होते हैं। तो उड़ियाल का हम सर्वे कर रहे थे सॉल्ट रेंज में, उड़ियाल की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पॉपुलेशन और उसकी हैबिटेट की कंडीशन क्या है। तो जब हम अपनी असाइनमेंट पे होते हैं तो छोटी छोटी वीडियोस बना ली जाती हैं पब्लिक की अवेयरनेस के लिए। उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम सॉल्ट रेंज में उड़ियाल की डिस्ट्रीब्यूशन मार्क कर रहे थे और उसकी पॉपुलेशन असेस कर रहे थे। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, पाकिस्तान का नेशनल जो हमारा जानवर है, जो कहते हैं ना कि इसको एनिमल कहते हैं, वो मारखोर है जी। और मारखोर के बारे में बड़ी अजीब किस्म की स्टोरीज जो हैं वो हमें बताई जाती हैं कि ये सांप खाता है जी। ठीक है, तो ये मुझे बताएं कि क्या वाकई मारखोर सांप खाता है? नहीं, मारखोर कतन सांप नहीं खाता। मारखोर जो है वो बकरी है, जंगली बकरी है एक। तो बकरियां हम, हालांकि उसका गोश्त बड़ा लजीज होता है, मैंने खाया हुआ है। गोश्त इसलिए लजीज होता है कि उसने पहाड़ों में रहना और जड़ी बूटियां खाना और पहाड़ों पे उगने वाले पौधे और उनके दरख्तों के पत्ते खाना, तो फ़र्क आ जाता है। ये ऐसे ही है कि एक भैंस को अगर हम वंडा या इस तरह का साइलेज डाल रहे हैं, उसके दूध की जायका या तासीर कैसी होगी, और एक भैंस जो है बाहर बेले में चराई करके आए, उसके दूध की तासीर कैसे डिफरेंट होगी। इसी तरह गोश्त पे फ़र्क पड़ता है। तो मारखोर के बारे में ये बिल्कुल गलत बातें हैं जो मशहूर हो गई हुई हैं। ये कन्फ्यूजन हुई उसके नाम की वजह से कि मारखोर, बात कहते हैं कि ये पर्शियन वर्ड है, मार पर्शियन में भी और पश्तो में भी मार सांप को कहते हैं और खोर खाने को कहते हैं। तो मारखोर जो है इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो सांप खाता है, इसका मतलब भी है कि पश्तो में अगर हम बात करें, क्योंकि मारखोर ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे पश्तो बोली जाती है। और बलोची में भी ये कहते हैं? बलोची में भी मारखोर तो इन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे पश्तो बोली जाती है। अच्छा। फारसी इलाके जो हैं उनमें मारखोर नहीं होता, तो हम पश्तो को फॉलो करेंगे। तो पश्तो में मार तो सांप को कहते हैं, खोर नहीं, अखर है, मार अखर। तो अखर का मतलब होता है सींग, यानी कि ऐसा जानवर जिसके सींग सांप की तरह के हों। उसके सींग सांप की तरह ही होते हैं, लंबे से, जी, स्क्विरल होते हैं जी। तो इस मुनासिबत से इसको मारखोर कहते हैं, हालांकि सांप खाने से इसका कोई तलब नहीं। अच्छा, वैसे तो ये इंसानों को, जो हमारे मुल्क के जो लोग हैं, उनको तो इतनी आसानी से मुयसर ही नहीं है। मारखोर तो बड़ा नायाब कहते हैं, और इसको एक्सटिंक्ट कहते हैं ना कि ये जो स्पीशीज़ है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई हैं। क्या ऐसी बात है? तो इसको ये नेशनल एनिमल क्यों कहा गया?
नेशनल एनिमल इसको कहा, जो आपने एक्सटिंक्शन की बात की, एक्सटिंक्शन के करीब नहीं गया। इसकी 1980s में 90s में पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो गई थी, ये इसी तरह इलीगल हंटिंग की वजह से। ठीक है। फिर हुकूमत वक्त ने एक ट्रॉफ़ी हंटिंग की स्कीम लॉन्च की। ट्रॉफ़ी हंटिंग एक टूल है, उसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है कि जानवर को बचाना हो, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाना हो तो लोकल कम्युनिटीज़ को इंगेज किया जाता है। तो लोकल कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट के साथ जहाँ इसकी पॉपुलेशन चंद 100 रह गई थी, अब वो कई हज़ारों में पहुँच गई है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि इंडस वैली डॉल्फिन्स क्यों ख़त्म हो गई? कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है कि जहाँ डॉल्फिन्स नज़र आती थी इंडस वैली में झूमते हुए, लोग देख सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है, क्यों? नहीं, ख़त्म तो नहीं हुई, अभी भी है। अराउंड 2000 उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन उसकी इशू ये है कि जो इतने डैम बन जाते हैं, डैम में जब हम डैम बनाते हैं तो एक हमें फिश लैडर या ऐसे पैसेज छोड़ना पड़ता है या इकोलॉजिकल फ्लो छोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो जब डैम बनते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है उसमें हिंड्रेंस आती है, रुकावट आती है कि वो डैम से ऊपर नहीं जा सकती, डैम से नीचे नहीं जा सकती, आइसोलेशन में चली जाती है। तो कोई ऐसा एरिया जिसमें आइसोलेशन में ट्रैप होगी कोई पॉपुलेशन, वहाँ पे प्रोटेक्शन ऐसी नहीं है, तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, मर जाती हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि एक ज़माने में ये हुकूमत ने गिद्धों की कंजर्वेशन शुरू की थी, जिसको वल्चर्स कहते हैं जी। आपके मुताबिक क्यों कंजर्वेशन की गई थी गिद्धों की? गिद्धों की कंजर्वेशन क्यों की गई थी? देखिए, हर जानवर का, हर परिंदे का इकोसिस्टम में अपना एक स्पेसिफिक रोल है। अब जो गिद्धे हैं वो जितने जंगलों में जानवर मरते हैं उनको मिनटों में साफ़ कर लेना, खा लेना, ताकि ताफुन ना फैले, बीमारियां ना फैले। तो जब गिद्धों का रोल इंसान ने टेक ओवर कर लिया, अब आप देखें कि अब हम लाहौर में बैठे हैं, यहाँ से जो बंद रोड है जहाँ पे इनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पे जितने रोड किल्स होते हैं या जितने स्लाटर होते हैं एनिमल्स, उनके गोश्त, उनकी हड्डियाँ, उनकी खालें, एवरीथिंग वो यहाँ बिल्कुल। तो रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ जाती हैं, सारी रात जो जानवर मरा हुआ मिलता है उसको उठा के ले आते हैं, प्रोसेस होता है, फीड में इस्तेमाल होता है, जो भी उसकी इस्तेमालात हैं। तो एक तो इनकी जो खुराक है गिद्धों की वो मुर्दार है, वो हमने ख़त्म कर दी है। ठीक है। हमारे देहातों में जानवर मरता बाद में है, उसकी खाल और गोश्त पहले बिक जाता है, हड्डियाँ बिक जाती हैं। तो ये डिक्लाइन का एक फैक्टर ये था। दूसरा, डिक्लोफेनिक जो सब जानते हैं, एक ड्रग है जो इस्तेमाल की जाती है जानवरों में, उसकी वजह से किडनी फेलियर का प्रॉब्लम आता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एक जानवर को बचाया जाए, तो उसके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मुख्तलिफ वक्तों में लॉन्च किए गए, लेकिन बात ही है जब तक रूट कॉजेज़ जो हैं आप उनको एड्रेस ना करें तो हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील नहीं कर सकते कि हमें गिद्धे अच्छी लगती है उनको वापस ले आएँ। पहले देखें कि उनका इकोसिस्टम में रोल क्या था, वो रोल अभी भी वेकेंट है जी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि रात के खाने वाले जानवर कौन से होते हैं और दिन के खाने वाले जानवर कौन से होते हैं? इसको हम इंग्लिश में तो नॉक्टर्नल बोलते हैं, जो रात को निकलते हैं। कुछ डायर्नल हैं जो दिन के टाइम निकलते हैं। बहुत सारे जानवर हमें नज़र आते हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपने खाने पीने के लिए, सैर सपाटे के लिए सारी एक्टिविटीज़ दिन के टाइम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रेडेटर्स का डर होता है या उन्होंने अडेप्ट इस तरह किया होता है कि वो दिन के टाइम नहीं निकल सकते, वो रात को निकलते हैं। बहुत सारे चूहे ऐसे हैं कि दिन के टाइम रैप्टर्स बहुत ज़्यादा, जो बाज़ हैं, शिकरे हैं, उकाब हैं, ऊपर मंडलाते रहते हैं, तो चूहे दिन के टाइम नहीं निकलते, सांप दिन के टाइम नहीं निकलते। तो वो उन्होंने एडेप्टेशन उनकी ऐसी हैं कि अपने आप को ढाल लिया है उस एनवायरनमेंट में कि रात की तारीकी में वो निकलेंगे और अपना जो भी खाना है या अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म। अच्छा, एक खबर आई थी सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना कि जिसको डोंकीज कहते हैं, खोते कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे पाकिस्तान से, क्या ये खबर दुरुस्त थी? इसका वाइल्ड लाइफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मतलब कि सुना है, मैंने सुना है कि मेडिसिन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी और चाइना एक्सपोर्ट हो रही थी जी, तो इसका भी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा हल निकाला था। तो हमने तो ये भी सुना है लोग फार्मिंग शुरू कर रहे हैं अब गधों की एक्सपोर्ट के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फार्मिंग भी हो रही है। तो इस पे कोई है कि डोंकी जो होता है वो इन्वायरमेंटल क्या रोल होता है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर? देखें, जो अगर तो वाइल्ड एनिमल की हम बात करें ना, तो विल्डरनेस जहाँ पे होगी, वाइल्ड हैबिटेट होंगे, वहाँ पे तो इनका रोल है कि इन्होंने जो ग्रास लैंड है उसको हम देखें अपने लॉन्स में ट्रिमिंग करते हैं घास की, तो जंगलों में कौन करेगा? इस तरह के जानवर चराई कर करके मुख्तलिफ घास को, श्रब्स को, हर्ब्स को एक लिमिट के अंदर रखते हैं, उनको बिल्कुल एक झाड़ियाँ नहीं बनने देते, जंगल का सामान नहीं बनने देते। तो वाइल्ड में तो इनका रोल है, लेकिन हमने तो इनको डोमेस्टिकेट कर लिया है, तो अब डोमेस्टिकेशन के बाद इनका इकोसिस्टम में ऐसा रोल नहीं है जो हमारे पालतू हैं।
अच्छा मुझे बताएं कि आपकी एक वीडियो थी जिसमें एक आपने बड़ी छिपकली पकड़ी हुई थी, वो जब नहला भी रहे थे छिपकली को, और नॉर्मली हमारे घरों में भी देखा है कि छिपकलियां होती हैं, तो छिपकलियां जो हैं आपने तो उसके मुंह में उंगली भी डाली हुई थी छिपकली के, तो छिपकली तो जहरीली नहीं होती? नहीं, जहरीली नहीं होती। छिपकलियाँ पूरी दुनिया में जितनी अक़साम है उनमें से सिर्फ 3 अक़साम ऐसी हैं जो जहरीली हैं, और पाकिस्तान में जितनी भी अक़साम है, ये 80 से ज़ायद अक़साम है पाकिस्तान में छिपकलियों की, उनमें कोई भी जहरीली नहीं है। वो जो मैंने उंगली उसके मुंह में डाली थी, इसीलिए डाली थी कि लोगों का ये जो गलत कॉन्सेप्ट है लोगों के ज़हनों में कि इसकी तस्हीह की जाए। अच्छा। कि वो नहीं काटती, कटवा के दिखाया लोगों को। अच्छा, आपने कटवा के दिखाया कि ये जहरीली नहीं है। जी। जो घरों वाली छिपकलियां हैं वो भी नहीं, और जो बड़ी वाली छिपकली पकड़ी है वो भी नहीं, दोनों जहरीली हैं। तो ये तो ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ख़वातीन तो अक्सर छिपकलियों डर जाती हैं और पूरा कमरा खाली कर देती हैं, अपने मियों को भी घर से निकाल देती हैं। बल्कि जो घरों में छिपकली है, हाउस गेको जिसको कहते हैं, वो नॉकटर्नल है, बेसिकली रात के टाइम निकलती है। हम जब सो जाते हैं तो हमें नहीं पता होता हमारे किचन में जो हमारी खाने पीने की चीज़ें ढकी हुई नहीं हैं, या कौन से हशरात आ रहे हैं, कौन से कीड़े। डॉक्टर साहब ये भी तो देखा ना कि अक्सर देखा कि सालन में छिपकली गिर गई, पूरे लोग मर गए, तो ये दूध में गिर गई तो दूध जहरीला हो गया, पीने वाला जो है वो भी मर गया, तो ये क्या बात सच नहीं है? फिर जहरीली नहीं है छिपकली? नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लोग मरते ज़रूर हैं लेकिन छिपकली उसकी वजह नहीं होती। इसमें कई केसेस मेरे सामने आए हैं, मुझे पूछा भी गया है, तो एट द एंड जो रिज़ल्ट निकलता है कि वो कोई ख़ानदानी दुश्मनी होती है, जहर दिया गया होता है, तो उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए इस छिपकली का सहारा लिया जाता है। ओह, अच्छा, इसका मतलब है कोई सच्ची चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि आपका जो YouTube है जी, वो आपने शुरू किया, थोड़ी सी YouTube के ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि आपको इतना नॉलेज पता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो उस YouTube से क्या सोच के शुरू किया कि YouTube से आपको क्या फ़ायदा होगा? मैंने देखें जब शुरू किया था ना, उस वक्त कतन ऐसा कोई नहीं था कि मैंने इससे कोई फ़ायदा उठाना है। जो आपने छिपकली की अभी बात की है, तो हम दोस्त कुछ बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि वसीम ये छिपकली पकड़ के दिखाओ ज़रा, तो मैंने पकड़ी और उन्होंने छोटी सी वीडियो क्लिप बनाया, उन्होंने अपने चैनल पे लगाया, वो वायरल हो गया और मिलियंस में व्यूज़ आ गए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि हम क्लास में जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो आधे बच्चे सुन रहे होते हैं, आधे नहीं सुन रहे होते, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, यूट्यूब, कि इसमें घर में छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी सारे एडिक्ट हुए हुए इन चीज़ों के। मिनट के बाद वो देख रहे होते हैं, कोई और मैसेज आया, कोई और क्लिप आया। तो मैंने इस चीज़ को मैंने इसको फिर यूज़ करने के लिए, मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए फिर ये वीडियोस बनानी शुरू की। इनिशियली 1 साल 2 साल इस तरह, फिर जब मोनेटाइजेशन हो गई, फिर अंदाज़ा हुआ कि इससे कुछ पैसे भी अर्न किए जा सकते हैं, तो फिर उसको ज़रा प्रॉपर तरीके से शुरू कर दिया। फिर आपने प्रॉपर वीडियोज़ डाली, और आपकी पहली वीडियो तो मुझे पता है छिपकली से ही फेमस हुए थे आप। अच्छा मुझे बताएं कि आपके पास तो सोर्सेज हैं, आप जाके जानवर देख सकते हैं, डिफरेंट जगह पे आप ट्रैवल करते हैं। जो हमारे जूज़ हैं जी, वो बंद हो चुके हैं। लाहौर ज़ू है वो दिहाने पे है, इस्लामाबाद ज़ू बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है, कराची ज़ू जो है खस्ता हाली का शिकार है। तो ज़ू में जानवरों की देखभाल क्यों नहीं हो पाती? ज़ू में जानवरों की देखभाल क्यों नहीं हो पाती, ये तो ज़ू वाले बता सकते हैं, लेकिन बात ये है कि ज़ू जो बंद हो रहे हैं, आप भी जानती हैं कि 2030 तक का अल्टीमेटम है कि उसके बाद जितने भी इस तरह के ज़ूलॉजिकल गार्डन्स हैं ये बंद कर दी जाएंगे, अनलेस के इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ना बनाया जाए, जहाँ पे एनिमल की जितनी रिक्वायरमेंट है वो इंश्योर ना की जाए। तो ये बंद इसीलिए हो रहे हैं कि एनिमल जो है अमूमन हमारे जो ज़ू हैं उसमें अंडर स्ट्रेस होते हैं, और उसकी जो डायमेंशंस हैं या उसकी जो केज का साइज़ है उनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनकी खुराक का प्रॉपर, बाज़ जगह ऐसी भी सामने आई है कि ख्याल नहीं होता, बाज़ जगह पे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। लेकिन पंजाब में जो लाहौर ज़ू है या सफारी ज़ू है, इसमें अभी इन्होंने रेनोवेट किया है और बड़ा अच्छा उन्होंने बना लिया है। अच्छा मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप अक्सर देखा है कि लोग जो है वो चीतों को पालते हैं, और पाल के लायंस उन्होंने पाले हुए हैं, शेर, ये ऐसे जंगली जानवर हैं जो घरों में पल रहे हैं, और उसके बाद उनकी तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसके बाद उनका गोश्त डालने की वीडियोज़ जो है आपने देखा होगा टिकटॉक पे कितनी वायरल है, यूट्यूब पे कितनी वायरल है, और एक दिन हमने ये भी देखा कि उस पर भी हमला हो जाता है, वो भी वायरल हो जाती हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? वाइल्ड लाइफ को घर में डोमेस्टिकेटेड तौर पर पालना, व्हाट डू यू थिंक, इज इट फाइन? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ख़ास तौर पे जो बिग कैट्स हैं या कार्निवोर हैं
उनको तो कतई नहीं इस तरह पालना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे जानवर हैं कि कई नस्लों के बाद जाके ये इस स्टेज पे पहुंचते। जैसे आज कुत्ता हमारे पास है, 5000 साल से इसको डोमेस्टिकेट किया हुआ है। तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि एक जनरेशन पहले या आप जंगल से कोई इसके लेपर्ड का कोई कब ले आएँ, शेर का या टाइगर का बच्चा ले आएँ और उसको पालें, टेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनकी इंस्टिंक्ट जो होती है ये उमड़ के आती है। जब इनकी खुराक का मसला हो या इनके मेट का इशू हो तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि गिलगित में खुंजराब नेशनल पार्क में इसी तरह एक स्नो लेपर्ड का बच्चा रेस्क्यू किया गया, तो उसको उन्होंने पाल लिया। 2 हमारे गार्ड थे, उन्होंने उसको पाला तो बड़ा हो गया, जवान हो गया। मैं लियो की बात कर रहा हूँ जो बाद में हमें अमेरिका भी हमने भिजवा दिया था। जी। तो वो एक जो उसका कीपर था वो गिलगित गया हुआ था, तो वापसी पे काफ़ी देर हो गई, उसको फीडिंग का टाइम हुआ था तो काफ़ी लेट हो गया। तो बंदा वापस आया तो उसने बड़े प्यार से कि मेरा लियो ऐसे उसने हक करने की कोशिश की। तो लियो ने अपने जो नाखून है उसकी कमर में पेवस्त कर दी, उसकी चीखें निकल गई बंदे की। फिर दूसरा बंदा आया, उसको छुड़ाया गया। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जानवर जो हैं 1-2 नस्लों के बाद भी ना आप कतई ना ये ख्याल करें कि ये टेम हो जाएंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यही हाल सांपों का भी है कि सांप ये ऐसे जानवर हैं कि जो अपने मास्टर को, अपने ट्रेनर को, अपने कीपर को पहचानते नहीं हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए, घरों में नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोगों ने सांप भी पाले हुए हैं। जी ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप बताएं कि जो हमारे पाकिस्तान से जितने जानवर जो हैं वो इंस्टिंक्ट हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर तो माजी में लायन भी था हमारे यहाँ, राइनोसिरस गैंडा भी था यहाँ पे। स्नो लेपर्ड्स भी ऊपर होते थे कश्मीर की साइड? नहीं, वो अभी भी हैं, स्नो लेपर्ड हैं। एक्सटिंक्ट नहीं हुए लेकिन उनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, कम हो रही है। अच्छा, हमने वो मारगला के कुछ एरियाज़ को जोन करार दिया था जहां वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को नेचुरल तरीके से ग्रो करवाया जाए, जैसे उसमें लेपर्ड्स शामिल थे, चीता शामिल थे। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि लोग जा रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट केसेस भी हुए कि वो मार दिए गए हैं। जी, तो क्या करना चाहिए? देखिए, वो जो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं उसको मारगला हिल्स नेशनल पार्क कहते हैं। एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें जानवर, किसी भी जानवर को, किसी पौधे को, किसी कल्चरल हेरिटेज को बचाया जाता है। मकसद ये होता है। तो जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में बनाया गया मारगला हिल्स नेशनल पार्क, तो उसका मकसद यही था कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये जो लेपर्ड के इशू हैं वो असल में जो शेफर्ड्स आते हैं नॉर्थ से, अपनी हज़ारों के रेबड़ लेके बकरियों के, वो सर्दियों में नीचे तक आ जाते हैं। तो लेपर्ड की जो नेचुरल डाइट है, खुराक है, प्रे है, वो हमने जंगलों से ख़त्म कर दिए हैं। तो लामहाला लेपर्ड ने जो इजी प्रे है उसको, भेड़ बकरियां जंगल में जो चरती नज़र आती हैं उसके ऊपर उसने डिपेंड करना है। तो वो ऐसे रेवड़ों के साथ साथ जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अगर रेवड़ ऊपर जा रहा है माइग्रेशन के दौरान तो उनके साथ साथ ऊपर मूव करेगा। अगर रेवड़ नीचे इस्लामाबाद तक आ गए हैं चरवाहों के तो इनके साथ साथ करेगा। फिर एक दिन बाद, 2-4 दिन के बाद अगर एक आध बकरी मार लेता है तो इशू बन जाता है। फिर वो मारने की कोशिश करते हैं उसको, जो शेफर्ड्स हैं। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। बिल्कुल इस तरह के इश्यूज हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि फॉर इंस्टेंस आपसे एक मैं सवाल पूछूं, अगर आप जा रहे हो और आप पे कोई शेर हमला कर दे या टाइगर हमला कर दे, तो पहला स्टेप क्या करना चाहिए? जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एजुकेशनल चीज़ होगी जो आप उनको बताएंगे। पहला स्टेप तो ये है कि आपको अगर जंगल का अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे क्या क्या एनिमल्स हो सकते हैं, पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए या कोई लोकल आपके साथ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको एनिमल बिहेवियर का पता होना चाहिए कि शेर किस तरह अटैक करता है और उसको किस तरह टैकल करना है, या लेपर्ड किस तरह अटैक करता है उसको किस तरह टैकल करना है। तो ये अवेयरनेस पहले होनी चाहिए आपको। और दूसरी बात यह है कि जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो पहल नहीं करते, कभी पहले अटैक नहीं करते। जब उनको बहुत ज़्यादा छेड़ा जाए या उनकी टेरिटरी के अंदर जाके वायलेशन की जाए तब वो इस जगह पे पहुंचते हैं कि वो अपने इन्वेडर को दूर रखें अपनी टेरिटरी से। तो लेपर्ड का कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है कि, लेकिन लेपर्ड जो है फिर अगर 2-4 बंदे इकट्ठे मूव करें तो फिर वो अटैक नहीं करता। अगर अकेला बंदा होगा तो लेपर्ड अटैक कर सकता है। तो जब मूव करें जंगल में तो इकट्ठे मूव करें। अच्छा, ग्रुप्स में मूव करें, एक आधा बंदा ना मूव करे, वो तो गया। जी, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं सोशल मीडिया पे मवाद बनाने का जो वक्त है वो कितना होता है आपके, और क्या आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं, फील्ड वर्क के हवाले से कुछ बताएं।
आप मेरे YouTube चैनल के हवाले से बात कर रही हैं? के बारे में बात कर रही हूँ, आपकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रही हूँ कि आप कहाँ क्या क्या करते हैं, कैसे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। मैंने पहले तो मैं जो एजुकेशन सेक्टर की बात कर लूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में मैं 2019 तक प्रोफेसर के तौर पे काम करता रहा। फिर इस वक्त मैं 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एज एडजंक्ट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, उसमें PhD के या MPhil के स्टूडेंट को सुपरवाइज़ करता हूँ। अच्छा। फिर मैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वापडा या इस तरह के जितने बड़े इदारे हैं जहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनमें एज ए बायोडाइवर्सिटी स्पेशलिस्ट या वाइल्ड लाइफ इकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं काम करता हूँ। तो मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और पूरा पाकिस्तान घूमने का मौका मिलता है। तो जब हम अपने किसी सर्वे पे जाते हैं तो अपनी असाइनमेंट के साथ साथ हमें जगह जगह पे इस तरह के टॉपिक्स नज़र आ रहे होते हैं, तो हम खड़े होकर उसको कैप्चर कर लेते हैं। मोबाइल अपने कोई ऐसा जानवर है जो अभी तक आपने कैप्चर नहीं किया, जो शौक है आपको? नहीं, शौक़ ऐसा सच नहीं है, लेकिन बहुत सारे जानवर हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारा वर्टिब्रेट वाइल्ड लाइफ फौना है जिसमें फ़िश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स है, सब मिला के कोई 2500 के करीब स्पीशीज़ हैं। अच्छा। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं हर स्पीशीज़ के बारे में एक छोटी सी वीडियो बना लूँ तो 2500 वीडियोज़ बनेंगी, और एक वीडियो अगर एक दिन में मैं अपलोड करूँ तो 2500 दिन चाहिए। उनको सालों में कन्वर्ट करें तो कितने साल चाहिए होंगे। अच्छा, जाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल है कि कभी आपका किसी वाइल्ड एनिमल से कोई सामना हुआ हो और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप बताना चाह रहे हो? जानवरों के साथ तो वास्ता पड़ता ही रहता है, और जी सांपों के साथ भी हुआ और रीछों के साथ भी हुआ, लेपर्ड के साथ भी हुआ। मैं एक छोटा सा वाकया इससे नहीं है, अगर आप कहें कि वो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में हम लोग सर्वे कर रहे थे। ये 2006-7 की बात है। हिंगोल नेशनल पार्क था, उसका अवारान डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है। तो वहाँ पे टीम मूव कर रही थी। जो हमारे लोकल गाइड थे वो उन्होंने कहा कि साहब इन पहाड़ों में ना मड माउंटेन्स हैं वहाँ पे, तो इन पहाड़ों में वक्तन फ़क्तना धमाके होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें आती हैं, आग निकलती है। तो मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि ये कोई वोल्केनिक एरप्शन है यहाँ पे ना। लेकिन पहाड़ सारे मिट्टी के बने हुए हैं। तो मैंने सारी उससे मालूमात ली कि अगर हम वहाँ पे जाएँ तो कितना टाइम लगेगा, किस तरह जाएंगे। तो उसने कैलकुलेशन की कि हमें एक दिन सुबह जाएंगे, रात तक वापस आ जाएंगे। तो हमने 2 ऊँट थे हमारे पास, 4 हम बंदे थे, तो हमने कसद किया, निकल पड़े उस तरफ। तो उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, हमें शाम हो गई वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो हमें पहाड़ की बेस में ही फिर रात गुजारनी पड़ी, और हमारे पास कोई सोने का सामान नहीं था। और जो ऊँट के ऊपर गदेला या जो भी चीज़ें, रात ठंड हो गई तो वो लिए, और मुश्किल से हमने रात गुजारी। सुबह हमने क्लाइंबिंग की और मुश्किल से हम टॉप पे पहुँचे, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, गलियाँ भूल भुलैया। तो जब हम टॉप पे पहुँच गए तो हमें वहाँ पे हमने कोई बिल्कुल राउंडेड, कोई छोटे, कोई बड़े, मुख्तलिफ साइज़ के जो वेंट होते हैं उसके, जहाँ पे एरप्ट होता है, लावा निकलता है, तो वहाँ से मड, एक्टिव मड वोल्केनोस थे वो। तो वो हमने कुछ 10-12 के करीब वहाँ पे नोट किए, तो देखा, तस्वीरें बनाई, उसमें से सैंपल लिए। तो जब वापस आने लगे तो बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर, बोल्डर कह लें, तो मैं उनमें ऐसे नीचे मुँह करके चल रहा, देख रहा, तो मुझे ना एक छोटा सा क्रिस्टल मिला सोने का, इस तरह से ना। मैंने उठा के गौर से देखा तो मैं तो सोना ही है। अच्छा। फिर मैं थोड़ा सा और आगे गया, मुझे 2-3 और मिल गए। फिर मैंने और इस तरह देखना शुरू किया, 8-10 मुझे छोटे छोटे टुकड़े, कोई क्यूब बनाया हुआ, कोई इस तरह का, गोल्ड के। तो मुझे आवाज़ें दे रहे हैं बाकी के, साहब जी आ जाएं, अंधेरा हो रहा है, हमने पहाड़ से उतरना भी है नीचे। हाँ। तो मैंने उनको फिर बुलाया, मैंने कहा ये देखो ये क्या है। तो कहते हैं ये तो सोना है। तो मैंने कहा ये मुझे यहाँ से मिला है, तो आज लेट तो हो ही जाएंगे लेकिन शायद किस्मत चमक जाए हमारी। तो वो फिर हमने सारों ने, मैंने कहा अभी 10-15 मिनट लगाएं आप यहाँ पे। हाँ। तो सब ने, किसी ने आधा किलो, किसी ने पाव, किसी ने 1.5 पाव इकट्ठे कर लिए, 4-5 बंदों ने। तो इतने खूबसूरत टुकड़े, कोई क्यूब बना हुआ है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ऐसे जिसी ने किसी धात को पिघला के कतरा कतरा लेयर्स बनी हुई हैं। तो मैंने कहा अब आपने इनको वापस जाके छुपा देना है, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, इसका एनालिसिस कराऊंगा तो पता चलेगा ये क्या है। तो फिर मैं वापस आया इस्लामाबाद, PCSIR में एक सैंपल दिया, हमारा पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री उसमें एक सैंपल दिया, 2-3 सुनार दोस्त हैं उनको दिया। तो सब की रिपोर्ट ये थी कि ये फूल्स गोल्ड है,
आयरन पाइराइड जो है असल सोना नहीं अच्छा, फूल्स गोल्ड है। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रोफेसर वसीम अहमद खान साहब हमारे साथ आने, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने का और हमें बताने का कि पाकिस्तान जो है कितना मिनरल्स के साथ भरा हुआ है और वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब डॉक्टर साहब की वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं, उनसे टिप्स ले सकते हैं कि जिन्होंने वाइल्ड एनिमल्स के साथ अच्छा एक रिलेशन बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं। न्यू पाकिस्तान में छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे थोड़ी सी सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत का एक सबसे बड़ा जो अलार्म है वो बजता है जब आपको दिल का मसला हो। और एक रिपोर्ट के मुताबिक या एक अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें देखा है कि एक उस्ताद जो है वो लेक्चर दे रहा था एक निजी प्राइवेट लाहौर के किसी कॉलेज में, और देखते ही देखते वो 2 सेकंड्स के अंदर ज़मीन पे गिरा और कहा यह जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वो दुनिया से जा चुके हैं। तो कितना बड़ा ये अलमिया है। पहले ये समझा जाता था कि इसे हार्ट अटैक जो है वो बड़े बुज़ुर्गों को होता है, मगर अब नौजवान नस्ल भी इसकी लपेट में आ गए हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं जो कि हार्ट अटैक इतना कॉमन हो गया है? इसके बरक्स भारतीय अदाकारा हमने देखा पिछले दिनों ही शेफाली, जो कि बिग बॉस 3 में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और वैसे भी अपने आइटम सॉन्ग्स की वजह से ही जानी जाती थी, उनको भी हार्ट अटैक पेश आया और द एज वॉज जस्ट 42। तो क्या ऐसे अनासर हैं, क्या ऐसी डाइट है, क्या ऐसे स्ट्रेस हैं, क्या ऐसे लेवल्स हैं जो कि हम ले रहे हैं जिससे हार्ट अटैक जो है वो बहुत एक कॉमन जो है सोशल एक डिज़ीज़ बन चुकी है? और ये कहा जाता है माहिरीन के मुताबिक कि अगर CPR वक्त पे कर दी जाए तो वाकई जो जान है वो बचाई जा सकती है। तो इस वाक़े ने ना सिर्फ तिबी हलकों में झंझोड़ा है, बल्कि वालिदैन, उस्ताज़ा और तालीमी इदारों में भी एक भौंचाल खड़ा कर दिया है और सोचते मजबूर कर दिया है क्या CPR की जो एक प्रॉपर मेडिकल सहूलत है या ये जो ऐसी टेक्निक है ये सबको सिखानी चाहिए या सीखनी चाहिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, बढ़ते हुए हार्ट अटैक्स की वजूहात। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। आपने देखा कि पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई है, इसके अलावा हमने देखा एक भारतीय अदाकारा भी हार्ट अटैक के मर्ज से शी डाइड ऑफ। तो क्या वजूहात हैं कि इतनी यंग एज 29 से 45 के दरमियान हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और वो जानलेवा साबित हो रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ओवरऑल जो है पूरी दुनिया की बात करें, वो तरक्की याफ्ता मुल्क में भी हर 6 सेकंड के बाद कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। ओके। ये ग्लोबल कॉज ऑफ डेथ है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और बदकिस्मती से पहले अर्ली 50s में, अब अर्ली 40s, इवन 30s में ये बहुत कॉमन हो गया है। उसकी जो बुनियादी वजूहात है मेरे ख्याल से वो ये है कि एक तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है हमारा, खाने में बेहतियाती है और कुछ ऐसी मौरूसी चीज़ें होती हैं जो ख़ानदान में आगे चलती हैं। खुदा न खास्ता किसी की फैमिली भी इसे रन कर रही है तो फिर आगे जेनेटिकली आगे रन करती है। अच्छा, हार्ट अटैक्स जो हैं वो जेनेटिकली आगे आते हैं? अगर किसी खानदान में किसी बंदे को हार्ट का इशू है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चों में आएगा? ये रेशो बहुत कम है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ज़्यादातर आम तौर पर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर ऑलरेडी इन लोगों के अंदर मौजूद होता है। जैसे किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई है तो वो प्रॉपर चेकअप अगर कर रहा है, मेडिसिन खा रहा है तो उसका रिस्क कम हो जाएगा। शुगर है, पाकिस्तान इसमें हर तीसरा बंदा शुगर का शिकार है जी। स्मोकिंग है और जहनी तनाव है, मुसलसल जहनी तनाव। जो मैंने आई थिंक जो रिसेंटली जो देखने में आ रही है वो मुसलसल जहनी तनाव है हमारी नौजवान नस्ल के अंदर, जो उनके अल्टीमेटली असरात ये आ रहे हैं। वजह उसकी बहुत सी वजूहात है। बिल्कुल, डिप्रेशन ये कॉजेज़ हैं आपके देखने के मुताबिक। अच्छा, मुझे बताएं कि ये नौजवानों में दिल की बीमारियों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहात तो आपने बताई है, मगर हमने ऐसे भी देखा है कि जो लोग जिम करते हैं वो ड्यूरिंग द जिम हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। ये भी देखा है कि स्विमिंग पूल में भी हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। तो लोगों का लाइफस्टाइल भी अच्छा है, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, उसमें कोई ना कोई ट्रिगर होना चाहिए। अगर एक बंदा बहुत फिजिकली फिट है और उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक है, खाना बहुत हेल्दी खा रहा है, सारा जैसे कि आपने देखा बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, इवन स्पोर्ट्समैन के अंदर चीज़ें आई हैं, तो उस पर ये कोई ना कोई ट्रिगर होता है उनकी फैमिली के अंदर, जेनेटिक कॉज के अंदर हो सकता है, जो आगे जाके वो ख़ास लेवल ऑफ एग्जर्शन जब करते हैं उससे सामने आता है। अगर आप देखें अभी रिसेंटली जो आप शिफाले की बात की थी आपने, तो उनमें कोई एक हिस्ट्री थी, एक प्रोलॉन्ग ड्रग एंटी एजिंग मेडिकेशन ले रही थी, वो एक रिस्क फैक्टर था। अब ये जो हालिया वाक़या है टीचर का, तो उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर आप उसको प्रोब करेंगे तो कोई ना कोई आपको ट्रिगर मिल जाएगा
अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, अलार्मिंग सिचुएशंस कौन कौन सी होती हैं? कब आपकी बॉडी को अलार्म महसूस होता है कि आपको हार्ट डिजीज़ है? देखिए, सबसे पहले अगर किसी पेशेंट की कोई भी इंसान है, उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है, काम करने की ताकत में कमी आ रही है, बहुत ज़्यादा लेथार्जी है, लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहा है, उसको लगता है कि यार अब मैं जिस तरह पहले काम करता उसमें वो आ रही है, और मैं अगर सांस का फूलना शुरू हो गया, अब मैं काम करता था पहले मैं 50 सीढ़ी चढ़ लेता था, अब मैं 10 सीढ़ियों के बाद मेरा सांस उखड़ना शुरू हो गया, मेरे सीने में दबाव रहना शुरू हो गया, मुझे हर वक्त मतली आती है, खून की अपने ये जो बाएं बाजू में कुछ ये सुन्न होना शुरू हो गया है, ठीक है, या दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी लामात, ये बहुत ठंडे पसीने आते हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको तरफ इशारा करती हैं कि खुदा ना खासा कोई ना कोई हार्ट का इशू चल रहा है। तो आपको चाहिए कि फ़ौरन से पहले आप कम से कम किसी चीज़ करवा के तो मुआले से रब्ता करें। आपने ECG की बात की, अक्सर ये भी देखा गया कि ECG ठीक आ रहा है फिर भी हार्ट का इशू है, ये क्या वजूहत होती है? देखिए, उसमें 20 से 30% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हार्ट अटैक होता है लेकिन ECG नॉर्मल होती है। अच्छा। लेकिन जब आप मुआलिज को दिखाएंगे तो वो फिर आपको बताएंगे, आपकी हिस्ट्री, आपकी जो अलामात हैं उनकी बेस के ऊपर ECG की जो इंपॉर्टेंस है वो अलामात की मौजूदगी में है। हमने पेशेंट को ठीक करना है, ECG को नहीं। ठीक है, ये भी वजूहत है। बिल्कुल ऐसे। वो जब उनको मुआलिज एक्सपर्ट जो कंसर्न है उससे आप रब्ता करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको अलामात की रोशनी में आपको जांच करेंगे कि आपको क्या मसला एक्चुअली, क्या ये बेदे की दर्द है, पट्टे का खिंचाव है, खुदा ना खासा कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, या वाकई हार्ट की दर्द है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो दर्द है हार्ट की, ये राइट साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे होती है, जॉज में होती है, बाजू में होती है, ये किन किन जगह होती है? निशानियां बताएं आप जरा, इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो असेस कर सकते हैं कि उनको खुदा ना खास्ता ऐसी दर्द तो नहीं है। देखिए, मैं जो इसकी आम तौर पर लोगों के ज़्यादातर कॉमन होता है कि जी लेफ़्ट साइड पे दर्द होगी, बाएं बाजू में आएगी, जबड़े में जाएगी, सब ये तो क्लासिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन नाव से ऊपर कहीं भी हार्ट की दर्द हो सकती है। अच्छा। समटाइम पेशेंट आता है, कहता है मुझे सिर्फ ये यहाँ भी उंगली सुन्न होती है। अच्छा, वो भी हार्ट की? यस, दोनों शोल्डर में दर्द होती है मेरे। फ्रोजन शोल्डर्स अक्सर हो जो कहते हैं लोगों को हैं। एग्जैक्टली, दोनों शोल्डर में दर्द होती है, राइट शोल्डर में दर्द हो रही है मुझे। तो कहीं भी नाव से ऊपर कहीं भी हार्ट की पेन हो सकती है, नाव से नीचे तो दर्द होगी, उसकी वजूहत हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने डिफरेंट किस्म की बात की, क्योंकि अक्सर ये पेन तो हम नज़रअंदाज करते हैं, हम वोल्ट्रा जेल लगा लेंगे, हम कुछ ना कुछ लगा लेंगे, हम ईजी हो जाएंगे क्योंकि ये कोई हमें लगता है कि मस्कुलर पेन है। लेकिन आपने कहा कि शोल्डर में पेन है वो भी दिखाना चाहिए, किसी उंगली में पेन है तो वो भी दिखाना चाहिए, नाव से ऊपर जहाँ पेन है इसका मतलब हार्ट का कहीं ना कहीं चक्कर है। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि हर वो दर्द जो नाव से ऊपर हो रही है वो हार्ट की हो रही है, बट ज्यादा पल्सेटिंग हो रही है। मैं को ओवरऑल एक बात कर दी कि इसकी पेन कहीं भी हो सकती है नाव से ऊपर, लिहाजा उसमें आपको चाहिए कि अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। शुगर है तो वो कंट्रोल होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको कम से कम साल में एक दफ़ा लाजमी करवाना चाहिए। अगर स्मोकिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर आपने खुद ऐड कर दिया। या अगर आपकी फैमिली में चीज़ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल रही है, आपने अक्सर देखा होगा उनके फैमिली में अर्ली 40s के अंदर कार्डिक डेथ की, उसमें सडन कार्डिक अरेस्ट की हिस्ट्री होगी कि जी मेरे फलां कज़न को भी इशू था, मेरे चाचू थे वो भी यंग उम्र में उनको हार्ट हो। तो अब ऐसे जो लोग हैं, ऐसी फैमिलीज, उनको ज़्यादा जो है वो स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है कि वो उस पर नज़र रखें अपनी हर चीज़ के बारे में। सब इवन नॉर्मल भी हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनको, तब भी साल में एक बार ज़रूर चेकअप कराएं अपने। अच्छा, मुझे बताइए कार्डिक अटैक और हार्ट अटैक एक ही चीज़ है? देखिए, हार्ट एक होता है हार्ट अटैक, ठीक है, जिसमें इसका मतलब कि खून की जो किसी एक शरीयान है, दिल को जो ब्लड सप्लाई दे रही है वो कंप्रोमाइज़ है, वो ब्लड रुक गया है। लेकिन जो कार्डिक अरेस्ट है ये एक उससे भी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है कि इसमें हार्ट ने काम करना छोड़ दिया। आमतौर पर इसकी वजूहत है कोई ना कोई जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, अगर वो फेल हो जाए, जैसे किसी गाड़ी का इंजन फेल हो जाए तो क्या गाड़ी नहीं चलेगी। तो जो आपने वीडियो देखी है, जो प्रोफेसर साहब एकदम से गिर गए हैं एंड ही जस्ट फेंटेड, उसके बाद वो खड़े नहीं हो पाए, तो इसका मतलब दैट वाज अ कार्डिक अरेस्ट, यस, दैट वाज नॉट अ हार्ट अटैक। यस, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि CPR की ज़रूरत कब पेश आती है, कैसे पेश आती है, और क्या ये ये कहते हैं फौरी हल है कि आपका ऑक्सीजन वापस सप्लाई हो सके? देखिए, CPR जो है इससे कार्डिक पल्मोनरी जो ना रिससिटेशन होती है बेसिकली, एक समझ लो कि बहाली का अमल है। इसमें यह कि आप 10 में से 5 लोग बचा सकते हैं। अच्छा, हाफ ये इतना इफेक्टिव होती है, ठीक है, कि आप आधी पेशेंट बचा सकते हैं। अगर आपने देखा कि अचानक कोई गिर गया है कहीं भी, ऑफिस के अंदर, ये सड़क पे चलते हुए, बाजार में, और आपने फौरी तौर पर उसकी सीने को दबाना शुरू कर देना है। लेकिन वो कितनी जोर में दबाना है, क्या कहाँ? 1 मिनट के अंदर 100 से लेके 120 मरतबा, 1 मिनट में 100 से 20 मरतबा आपने पंपिंग करनी है। 100 to 120 टाइम्स आपने इसको प्रेस करना है। ठीक है, ठीक है, दोनों ऐसे, ये एक लेमैन की लैंग्वेज बता रहा हूँ कि, और
दरमियान रखना आप इसको, ठीक है, ठीक है। और आपने इसको जो है कम से कम जो है वो 5 इंच या 5 सेंटीमीटर उसको इतना दबाना है कि वो छाती वापस आए, अच्छा, रिक्वायर करे। अच्छा, अगर आप बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं वो वापस नहीं आ रही तो उसका मतलब वो जो फंक्शन है वो फुलफिल नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आप उसको प्रॉपर 100 टाइम्स प्रेस करें, ज़ोर से प्रेस करें। और फिर वो कहते हैं कि एनी CPR इज़ बेटर दैन नो CPR। एक ले मैन है तो उसको कोई पता नहीं कि इसकी गाइडलाइंस क्या है, लेकिन वो कम से कम दबाना शुरू कर देगा तो उसके चांसेस के सर्वाइवल जो है बढ़ जाएगा। और अगर सांस भी ना आ रहा हो तो क्या माउथ के ज़रिए भी इनहेल होता है? देखिए सबसे जो पहली चीज़ है, बुनियादी चीज़ वो यही है, CPR है, क्योंकि CPR के थ्रू ही उसको एक तरह स्टिमुलस मिलता है और वो उसका ये सांस वाला अमल भी ठीक हो, वो सेकंड लाइन। अगर एक पेशेंट CPR से ठीक हो गया तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड कर जाएगा। सांस का अमल जो है वो बाद में आता है। पहले ये बेसिक चीज़ ये है कि हर बंदे को छाती को दबाना आना चाहिए कि सीने को कैसे प्रेस करना है, कैसे आपने चेस्ट कंप्रेशन देनी है। खुदा ना खासा कोई अच्छा आसपास कोई बेहोश होता है, इस तरह सांस गिर जाता है तो डॉक्टर साहब ये ट्रेनिंग्स जो हैं ये स्कूल्स वगैरह में तो नहीं अवेलेबल ना कराई जाती हैं, मेडिकल पर्पस है, ये सिर्फ एक आई थिंक नॉलेज को ही पता होता है किस तरह उन्होंने CPR देना है या फ़ौरन हॉस्पिटल कैसे रश ऑन करना है। मुझे बताएं कि जो हार्ट के अंदर स्टेंट्स डलाए जाते हैं, बाईपास होते हैं, उसका कितना बड़ा रेशो है और वो कितने सालों तक जो बंदा है अगर उसको कोई हार्ट की डिजीज़ हो तो वो उस पर रह सकता है सही? देखिए अगर कोई पेशेंट जो है वो टाइमली रिपोर्ट हो जाता है एमरजेंसी के अंदर चेस्ट पेन की सूरत में और उसको हार्ट अटैक डायग्नोज हो जाता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है प्रॉपर तौर पे, तो उसका तना का एक शयान में ब्लॉकेज है तो स्टेंट डल जाता है, या अगर ज़्यादा ब्लॉकेज है शयानों के अंदर तो बाईपास हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो अगर वो उसके बाद भी एहतियात करता रहेगा, मेडिकेशन लेता रहेगा तो ये चीज़ें फॉर लाइफ चलती हैं, जितनी लाइफ लिखी हुई है। ऐसा नहीं होता कि हाँ ये ऐसे लोग जो ऑपरेशन के बाद बेहतियाती करते हैं और उनके जहन में होता है कि जो इशू वो तो हल हो गया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो दवाई भी छोड़ देते हैं। उसी तरह से बेहतियाती करते हैं खाने में और लैक ऑफ स्लीप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, वो चीज़ें करेंगे तो फिर दोबारा चीज़ बीमारी आ जाएगी। इसका एक दफ़ा इवेंट आ जाता है तो फिर ये दवाई जो है इसकी खुराक का हिस्सा बन जाती है। डॉक्टर साहब मुझे 5 हैबिट्स बता दें जो कि नौजवानों को छोड़नी चाहिए क्योंकि इस तरह के जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उससे बचने के लिए। देखिए सबसे पहली बात ये है कि आप अपना चेकअप करवाते रहें। हर बंदा 40 साल के बाद कुछ एक साल में एक दफ़ा एनुअल चेकअप लाजमी करवाए। अगर उनके अंदर रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, तो वो फौरी तौर पर तर्क करें। वेट उनका ज़्यादा है तो वेट कम करें। रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करें, फिजिकल फिटनेस पे गौर करना शुरू करें। हफ्ते में 30 मिनट 5 दिन अगर हफ्ते में कर रहे हैं, जो कि 150 मिनट बनते हैं, ये पैदल चलना ये उतना ही इफेक्टिव है, ये लाइफ लाइन है हार्ट को बचाने के लिए। मतलब कि पैदल चलना 150 मिनट बहुत ज़रूरी है। वो फिजिकल वॉक शुरू कर दे और इसके अलावा जो है वो अगर कोई और रिस्क फैक्टर है मौजूद, ऑलरेडी शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको वो कंट्रोल करेगा तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब आपके आने का। और हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनका ये कहना है कि दिल को ठीक रखने के लिए आपको 5 चीज़ें जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, जिनमें जो उन्होंने बताया कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स तकदीर बदलने में कहते हैं ना कि 1 मिनट लगता है, तो हम आपको आज ऐसा एक वाक़या सुनाते हैं जो कि हुआ है जनूबी कोरिया में। और बहुत चौंका देने वाला ये वाक़या है कि जहां एक ट्रेन ड्राइवर को वजारत मिल गई और ट्रेन ड्राइवर को तब पता लगा जब वो अपनी ड्यूटी पे था। 8 घंटे की शिफ्ट जो है मुकम्मल कर रहा था। 58 साला किम योंग बोन जो इस वक्त बोसान से जिम चुआन के दरमियान ट्रेन चला रहे थे, तो उन्हें इस वक्त वजारत के लिए मुंतखब किया गया। जब वो ड्यूटी पर मौजूद थे और उनका जो फ़ोन था वो बंद था, उनको नहीं पता लगा कि उनको कब मुंतखब किया गया है। तो 23 जून को जनूबी कोरिया के जो सदर हैं जे म्योंग की जानिब से ये मुंतखब जो है वो सदारत जो है उनको मिली है। और किम योंग बोन जो इस वक्त उनको इतला मिली जब वो शिफ्ट जो है मुकम्मल कर चुके थे। तो वज़ीर मेहनत की हैसियत से किम योंग बोन जो अब वर्कर्स के लिए हकूक़ खुसूसी तौर पर सनती हादसा से रोकथाम के लिए लेबर कवानीन से मुताल्लिक़ पॉलिसी साज में अहम किरदार अदा करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक ट्रेन ड्राइवर है जो एक मामूली सी हैसियत रखता है, उसको उन्होंने वजारत जो है वो दी है, इतनी बड़ी वजारत दी है। तो कहा यह जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होता है। तो इसके साथ साथ कोरियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस में जो है वो भी उनकी क़यादत जो है वो कर चुके थे। और आम तौर पर जनूबी कोरिया ने मेहनत और जो लेबर के वज़ीर हैं उसको ब्यूरोक्रेसी को एक और हलकों में एक नया उभरती हुई चीज़ सामने आई है कि जो मेहनत है
है वो कभी भी जो है वो रायगा नहीं जाती। तो इस तरह जो मेहनत जो एक ट्रेन ड्राइवर ने की तो उसको जो है अब फल मिला, फ़ायदा हुआ। तो व्यूअर्स, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं न्यू पाकिस्तान में और कमेंट ज़रूर करें। कल मिलेंगे अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।